हेलो नमस्कार दोस्तों, वनविक इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी कि इतिहास की वनविक सीरीज को लेकर एक बार पुनः पेश हुए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियोज में भी हम लोग निबंधात्मक प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों, हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की वनविक सीरीज को लेकर लगातार क्लासें पेश कर रहे हैं। इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री की वन वीक सीरीज को लेकर एक प्लेलिस्ट बन चुकी है, जिसका लिंक इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाइएगा वहां पर डिस्क्रिप्शन में, और लगातार लाइन वाइज आपको पार्ट वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियोस में हम लोग सैंधव कला पर निबंध लिखते हैं। सैंधव काल था, उसमें लोगों के द्वारा कौन कौन से ऐसी कलाकृतियां की जाती थी जिनको देखकर, जिनको पहचान कर आज हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा क्लास का, वीडियोस के एंड तक बने रहिएगा और लगातार हम लोग विश्लेषण से अच्छी तरीके से व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सैंधव कला पर एक निबंध लिखिए। सैंधव कला पर हमें एक निबंध लिखना है। एक हम लोग थोड़ा इसका परिचय पढ़ लेते हैं, यानी कि यहाँ से कौन कौन सी सामग्री मिली है। देखिए, सिंध प्रदेश में उत्खनन में बहुसंख्यक मूर्तियां, मुहरे, पात्र, बर्तन, भांडे और खिलौने, गुड़िया, आभूषण आदि प्राप्त हुए हैं, और इनमें सैंधव सभ्यता की विभिन्न तत्कालीन ललित कलाओं का ज्ञान होता है। सैंधव सभ्यता के लोगों के समस्त उपकरण और सामग्री जिन कला का चमत्कार प्रदर्शित करती है, सीधे साधे और व्यवहारिक उपयोगी दृष्टि से निर्मित किए गए। दोस्तों हमारे व्यवहारिक जीवन में हमें हमेशा जो हमारे जीवन में व्यवहारिक जीवन में उपयोग होने वाली सामग्री होती है, उनकी भी सामग्री, उनके भी उपकरण हमें मिले हैं। उन्होंने कला का उपयोग दैनिक जीवन में किया है और उनकी प्रमुख विशेषता है वो कलाएं निम्न है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो सैंधव कला के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो वो सिंध प्रदेश में उत्खनन से प्राप्त होती है। उत्खनन का मतलब हुआ चीजों को खोदा, उनको खोद कर खोजा, उसके बाद में ये हमें चीजें प्राप्त हुए हैं, मूर्तियां मिली हैं खोदने पर। उत्खनन से मूर्तियां, मुहरे, पात्र, बर्तन, भांडे और खिलौने, गुड़िया, आभूषण ये सब प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों ये दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली क्या है दोस्तों, सामग्री, दैनिक व्यवहार उपयोगी है ना, दैनिक जीवन में काम आने वाली ये सामग्री है वो प्राप्त होती है हमें। और सबसे पहला हमें दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुआ है लेखन कला के बारे में लिखी हुई सामग्री भी हमें सैंधव कला में मिलती है। देखिए, सैंधव सभ्यता के लोगों ने लेखन कला का आविष्कार कर लिया था और उन्होंने सुंदर कला, पूर्ण चित्रित लिपि अपना ली थी। दोस्तों पूर्णतः बिल्कुल चित्रलिपि अपना ली थी। चित्रों के माध्यम से वो लिखा करते थे और बताया करते थे कि वास्तव में इसके अंदर कौन कौन सी जानकारी है, उनको चित्रों के माध्यम से चित्रलिपि कहा जाता था। तो वही बात है कि भवन और ये लेखन कला के अंदर सैंधव सभ्यता के लोगों ने कला का आविष्कार, सैंधव सभ्यता के लोगों ने लेखन कला का आविष्कार कर लिया था। उन्होंने सुंदर कला, पूर्ण रूप से चित्रलिपि अपना ली थी और वे दाएं से बाएं लिखा करते थे। दोस्तों दाएं से बाएं का मतलब हुआ इधर से लिखना शुरू करते थे और इधर जाते थे, इस प्रकार से वो लिखा करते थे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दाएं से बाएं जाते हैं, लेकिन जो सैंधव सभ्यता के लोग हैं वे दाएं से बाएं जाते थे। कौन से? दाएं से बाएं जाते थे, ठीक है, हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं। और इसके बाद में दोस्तों सैंधव सभ्यता के यहाँ पर भवन निर्माण कला भी मिलती है। इससे पहले हम लोगों ने, आज की इस वीडियो से पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसको मैं बता देता हूँ ताकि आप उस वीडियोस को देखें, क्योंकि उस वीडियोस के अंदर मैंने जो मेहनत की है वो मेहनत आप समझ सकते हो प्रश्नों को देखकर। देखिए, हमने पिछली वीडियोस के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन, जो नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता है उनको पढ़ा था, और साथ साथ में हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, वही प्रश्न है लेकिन इसको घुमाकर पूछा है। इसलिए दोस्तों पिछली वीडियोज है, लगभग 45 मिनट की वीडियोज है। लगातार हमने दोस्तों कितना बड़ा प्रश्न है ये आप देखिए, आप इस पेजों को गिनकर भी कह सकते हो कि वास्तव में बहुत ही बड़ा प्रश्न था और उसको अच्छी तरीके से 45 मिनट में समझाया। वैसे डायरेक्ट फटाफट पढ़ें तो थोड़ी देर में सलटा सकते हैं, लेकिन थोड़ा आराम से पढ़ाएं आपके हिसाब से। वैसे आपको बोर तो लगे नहीं क्लास, क्योंकि हमने उस हिसाब से पढ़ा है। देखिए, और दोस्तों इस वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, यही आपका लाइक ही हमारे सेकंड वीडियोस का एक प्रमोट करता है। आप सेकंड वीडियोस बनाइए इस प्रकार से। तो वही बात रहती है कि भवन निर्माण हम पढ़ते हैं, सैंधव सभ्यता में भवन निर्माण किस प्रकार से, लेखन कला हो गई कि वे
दाएं से बाएं लिखा करते थे और वे साथ ही साथ में चित्रलिपि का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। समझ गए। इसके बाद में भवन निर्माण की बात करें तो हमारे व्यवस्थित और योजनापूर्ण बने विशाल भवनों, नगरों और दुर्गों के भग्नावशेषों, स्नानागार के अवशेषों से उनकी स्थापत्य कला की प्रगति प्रकट होती है और वास्तुकला के में भी वे प्रवीण थे। दोस्तों वास्तुकला यहाँ पर दोस्तों भवन निर्माण के अंदर जो वास्तुकला होती है तो वास्तुकला के अंदर भी वे प्रवीण थे, यानी कि होशियार थे। और साथ ही साथ में ये लिखना कि व्यवस्थित और योजनापूर्ण विशाल भवन। दोस्तों अगर कोई हमें भवन बनाना है तो उसकी पहले योजना बनानी पड़ेगी, किस प्रकार से बनाना है, कितनी लंबाई होनी चाहिए, किस प्रकार से इसको रखें ताकि व्यवस्थित रहें और लोग आने जाने में उसका फायदा रहे और बिल्कुल जगह भी कम रुके। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो व्यवस्थित और योजना बनानी पड़ती है। तो वही बात इस सैंधव कला से मिलती है कि भवनों का निर्माण है वो व्यवस्थित और योजनापूर्ण विशाल भवन मिले हैं। खोदा गया तो मिट्टी में से मिला भवन, इस प्रकार से हमें पता चला। फिर नगरों और दुर्गों, भग्नावशेषों तथा स्नानागार भी यहाँ से मिले हैं। इसके बाद में दोस्तों आप चले जाना धातु कला पर। यहाँ पर सैंधव सभ्यता के लोग धातु कला में किस प्रकार से थे। उन्हें विविध धातुओं का ज्ञान था। दोस्तों अलग अलग प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, इस प्रकार से आप लिखें। और विभिन्न प्रकार की धातुओं को गलाकर उन्हें कांचों में ढाला जाता था, अलग अलग कांचों में ढाला जाता था। वे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी बनाते थे। सोने, चांदी, तांबे आदि धातुओं से कलापूर्ण आभूषण बनाते थे। उनके रतन जड़ित आभूषण सुंदर और आकर्षक होते थे। रतन जड़ित आभूषण होते थे, बिल्कुल सुंदर और कैसे थे, आकर्षक थे। सोने, चांदी और तांबे के आभूषण बनाए करते थे। इस प्रकार से अब लिखें। वे मिट्टी और धातु के सर्वसाधारण के उपयोग की वस्तुएं निर्माण करते थे। दोस्तों मिट्टी और साथ साथ में धातु की सर्वसाधारण जो उपयोगी है हमारे दैनिक जीवन में, वे वस्तुएं निर्माण करते थे। फिर धातुओं के जड़ाव का कार्य वे कुशलता से करते थे। और हड़प्पा में प्राप्त एक मूर्ति के हाथ, पैर आदि को अलग अलग बनाकर तोड़ा गया है। और सैंधव सभ्यता की धातु कला उपयोगात्मक और यथार्थवादी है। दोस्तों सैंधव सभ्यता की जो कला है, मूर्ति कला आप कह सकते हैं, आभूषणों की कला कह सकते हैं, वे उपयोगितात्मक है और साथ ही साथ में यथार्थवादी है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर सैंधव कला के लोगों के बारे में मिलता है कि वहाँ पर विभिन्न धातुओं का प्रयोग होता था, जैसे कि सोने, चांदी और तांबे का प्रयोग होता था। वे अलग अलग आभूषण बनाते थे और रतन जड़ित आभूषण, उनमें रतन भी लगाते थे, रतन जड़ित होते थे। और मिट्टी और धातु की साधारण, बिल्कुल साधारण सी मिट्टी और धातु की क्या बनाते थे, वस्तुएं बनाते थे। और साथ ही साथ में आप लिखना कि वे धातुओं के जड़ाव का कार्य भी करते थे। हड़प्पा में प्राप्त मूर्ति की एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई जिसके हाथ पैर को अलग अलग बनाकर जोड़ा गया है ना। इसके बाद में मूर्ति कला, सैंधव सभ्यता के लोग हैं वो मूर्ति कला में किस प्रकार से निपुण थे, किस प्रकार की मूर्ति को बनाते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति कला में भी कुशल थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग, या फिर हम देखिए यहाँ पर एक बात आती है कि एक बार मैं आपको समझाता हूँ। इस प्रश्नों को समझना जरूरी है। देखिए सैंधव कला कहो या फिर हड़प्पा सभ्यता कहो, सैंधव कला कहो, हड़प्पा कला कहो या फिर सिंध कला कहो, सिंध प्रदेश कहो। सिंध प्रदेश में सैंधव कला में या फिर हड़प्पा सभ्यता में, इसका आंसर आप लिखोगे तब इसी आंसर को लिखना है। भवन निर्माण धातु है, फिर मूर्ति कला है। बस प्रश्न को एक बार मुझे समझाना था, वो हो गया। देखिए मूर्ति कला, हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति कला में भी कुशल थे। उनकी बनाई हुई मिट्टी की अनेक मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। धातु की भी मूर्तियां बनाते थे, अलग अलग मिट्टी की मूर्तियां हैं वो बनाते थे हड़प्पा कालीन लोग या फिर सैंधव कला के लोग। उनकी मूर्ति कला की 4 शैलियां और विधियां हैं। मूर्ति कला में 4 प्रकार की शैलियां थी, यानी कि 4 तरीके से मूर्ति को बनाते थे। सबसे पहला तरीका है कि धातु को तक्षण करके, धातु को क्या किया जाता है, तक्षण किया जाता है, फिर मूर्ति बनाई जाती है। इस प्रकार से फिर धातुओं को ढाला जाता है, फिर मूर्ति बनाई जाती है। फिर तीसरे नंबर है कि ठप्पा लगाकर और हाथ से मिट्टी की मूर्तियां
बनाकर उसे अग्नि में पकाई जाती थी। दोस्तों ठप्पा लगाया जाता था, फिर हाथ से मिट्टी की मूर्तियां हाथ से बनाई जाती थी, फिर उसको पका दिया जाता था। इस प्रकार से भी बनाते थे। फिर इन सभी शैलियों में अद्भुत कौशल था, इन सभी शैलियों में, यानी कि वे तक्षण करते थे, पाषाण को तक्षण करके अगर मूर्ति बनाते थे, अगर धातुओं को गलाकर बनाते थे, अगर हाथों से ठप्पा लगाया जाता था और हाथों से मूर्ति बनाई जाती थी तो बाद में पकाते थे। तो इन सभी में एक बात आती है कि अद्भुत कौशल था। और उनकी मूर्तियां दो प्रकार की होती थी। प्रथम धार्मिक महत्व वाली मूर्तियां, जैसे देवी देवताओं, उपासकों, नर्तकियों, फिर बलि पशुओं आदि की मूर्तियां। द्वितीय साधारण महत्वपूर्ण मूर्तियां, जैसे स्त्री पुरुष पशु पक्षी आदि मूर्तियां और खिलौने। मोहनजोदड़ो में मिट्टी की बनी हुई नर्तकी की अनेक मूर्तियां मिली है, किंतु यहाँ से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति उल्लेखनीय है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की, इसको हम समझते हैं एक बार पुनः, कि धार्मिक महत्व की मूर्तियां तो आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर आप सिंधु सभ्यता में या फिर हड़प्पा सभ्यता में से धार्मिक महत्व की मूर्तियां मिली हैं और उनके आप नाम लिख देना, देवी देवताओं की, उपासकों की है, नर्तकियों की है, फिर बलि पशुओं की है। इन सभी की मूर्तियां मिली है। और द्वितीय साधारण महत्वपूर्ण मूर्ति मिली है, एक दूसरी मूर्ति मिली है। पहली मूर्तियां मिली है वो तो धार्मिक महत्व की है, लेकिन दूसरी मूर्तियां मिली हैं वो मूर्तियां कैसी है, जैसे स्त्री है, पुरुष है, स्त्री पुरुष है, पशु पक्षी आदि की मूर्तियां और खिलौने मिले हैं। फिर मोहनजोदड़ो, एक दोस्तों और आता है, एक स्थल आता है मोहनजोदड़ो में मिट्टी की बनी हुई नर्तकी की अनेक मूर्तियां मिली। मिट्टी से बनी हुई नर्तकी की मूर्तियां मिली है, किंतु यहाँ कांसे की एक नर्तकी की विशेष मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में कांसे से बनी एक नर्तकी की विशेष मूर्ति उल्लेखनीय है। इस जो नर्तकी है, नर्तकी यहाँ पर देखिए नर्तकी की मूर्ति मिली है। इस नर्तकी के अंग विन्यासों का लक्षण व नृत्य के हाव भाव का प्रदर्शन अद्वितीय है। दोस्तों नाचती हुई एक नर्तकी का फोटो मिला है, सॉरी एक मूर्ति मिली है। तो उस मूर्ति के अंदर जो उसका हाव भाव है वो बहुत ही क्या है, अद्वितीय है। और कटी प्रदेश यानी कि कमर पर हाथ रखे हुए और त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हुई है। दोस्तों देखिए कैसी त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हुई है और कमर पर हाथ रखे हुए नाचने को पाद प्रक्षेप करने को उद्यत नर्तकी की यह कांसे की प्रतिमा उनकी श्रेष्ठ व उन्नत धातु कला मूर्ति कला का उज्जवल उदाहरण है। दोस्तों ये नाचती हुई लड़की का जो मूर्ति मिली है ये उसका अद्वितीय उदाहरण मिलता है कि वास्तव में सिंधु कला के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग है वो मूर्ति कला में तो बहुत ही होशियार थे, निपुण थे। फिर मोहनजोदड़ो में खड़िया पत्थर की बनी योगी की मूर्ति भी कला की दृष्टि से अद्वितीय है। एक दोस्तों योगी है, मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त होती है, खड़िया पत्थर की मूर्ति प्राप्त होती है, वो है योगी की मूर्ति। एक योगी है तपस्या करता हुआ, उसकी मूर्ति है वो मिली है जो कि अद्वितीय है। इस मूर्ति में ध्यानावस्था में योगी की आंगिक विन्यास, उसके वस्त्र अलंकृत आदि का यथार्थ प्रदर्शन हुआ है। यानी कि एक योगी बैठा हुआ है ध्यान की अवस्था में, ध्यानावस्था में बैठा है और उनकी जो आंगिक विन्यास है, जैसे आंगिक विन्यास का मतलब जो उसके वस्त्र है, उसका अलंकरण है और जो जिस प्रकार से जिस मुद्रा में बैठा है वो बहुत ही अद्वितीय है। दोस्तों हम बात करते हैं चित्रकला की कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो चित्र किस प्रकार के बनाते थे, चित्रकला में किस प्रकार से निपुण थे। देखिए चित्रों के अंकन का जो विकसित रूप सिंधु सभ्यता से प्राप्त होता है उससे स्पष्ट होता है कि उसके पीछे दीर्घकालीन परंपरागत चित्रण का अनवरत अभ्यास और साधना अवश्यमय रही होगी। सिंधु युगीन चित्र दो प्रकार के होते थे वो तो बात की है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात बताइए कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वे स्पष्ट रूप से ये ज्ञात हो जाता है कि बहुत ही दीर्घ काल से अनवरत रूप से अभ्यास रहा होगा। उनकी परंपरागत का मतलब पुराने जमाने से ही चित्रकला में वे निपुण थे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी है वो चित्र बनाती थी, इसलिए वो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो अभ्यास उनमें अवश्यमेव रहा होगा। और इन सिंधु प्रदेश में, सिंधु युगीन प्रदेश में या फिर सिंधु सभ्यता में यहाँ पर हमें दो प्रकार के चित्र मिलते हैं। एक तो ज्यामिति चित्र मिलते हैं और दूसरे मिलते हैं प्राकृतिक दृश्यात्मक चित्र मिलते हैं। ज्यामिति चित्र और प्राकृतिक दृश्यात्मक। देखिए अब ज्यामिति चित्र है वो प्रथम श्रेणी में आते हैं, तो ज्यामिति चित्रों में रेखा चित्रों का अंकन मिलता है बहुत सारा। फिर आता है दूसरा जो है यहाँ पर प्राकृतिक दृश्यात्मक का मतलब हुआ यहाँ पर दूसरे में पत्र पुष्प के बीच में मयूर आदि पक्षी पशु
मछली और कछुओं का यहाँ पर क्या मिलता है, चित्र मिलता है। इस प्रकार से अलग अलग पशु पक्षियों के चित्र भी मिलते हैं। इस प्रकार से आप लिखते हैं। प्राकृतिक दृश्यों में पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं और ज्यामिति चित्रात्मक में रेखा चित्रों का चित्रण है वो ज्यादा मिलता है। इस प्रकार से लिखें। इसके बाद में चित्रित जीवधारियों की संचरणशील अवस्था ही प्राय दिखाई देती है। उनमें किसी न किसी हाव भाव की अभिव्यक्ति होती है। रंगों का भी उपयोग किया जाता था। दोस्तों चित्रकला की बात करें तो सैंधव सभ्यता में जो चित्र बनाए हैं उनमें रंगों का भी उपयोग किया जाता था। चमोहदड़ों के एक पात्र की पीली पृष्ठभूमि पर काले, श्वेत और लाल वर्ण के पशु पक्षियों के चित्रण मिलते हैं। इस युग में चित्रकला का प्राय स्तर है वो प्राय सर्वाधिक प्रतीत होता है। यानी सैंधव सभ्यता में या फिर हड़प्पा सभ्यता में या फिर सिंध युगीन प्रदेश में क्या मिलता है, यहाँ पर चित्रों का क्या मिलता है, सार्वजनिक प्रतीत होता है। चित्र है वो ज्यादा बनाए जाते थे। दैनिक उपयोगिता में आने वाली विभिन्न वस्तुओं जैसे वस्त्र है, पात्र है आदि के चित्रण के प्रति नागरिकों की विशेष अभिरुचि थी। यानी कि दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले साधनों का भी वहां पर चित्र बनाया जाता था। फिर दोस्तों हम बात करते हैं मुहर की। मुहर निर्माण कला। मुहर निर्माण कला दोस्तों एक तो ठप्पा होता है ना, लोगो स्कूल के अंदर जो मोर छाप होती है तो वो मोहर हम उसको कह सकते हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अनेक मुहरें उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। मुहरों को ढालने और उन पर आकृतियां अंकित करने में ये लोग दक्ष थे। लगभग 550 मुहरें जो मिट्टी तथा विविध प्रकार के रंग बिरंगे पत्थरों से बनी हुई सिंध प्रदेश में खुदाई करने से प्राप्त हुई है। इनमें अधिकतर मुहरें गोलाकार, उनमें मुहरों पर किसी न किसी पशु का चित्रण अंकित है। बैल, गधा, हाथी, बारहसिंगा आदि पशुओं का चित्रण विशेष रूप से चांड का यहाँ पर सांड उनका चित्र है वो विशिष्ट और अनुपम है और पशुओं का ये चित्रण अत्यंत सजीव और स्वाभाविक हमें मिलता है। तो दोस्तों मुहर का निर्माण आप समझ सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो मुहरों का निर्माण करने में क्या करते थे, उत्खनन से प्राप्त हुई है यहाँ पर मुहरें और ढालने और आकृति अंकित करने में दक्ष थे। इस प्रकार से आप लिखें अपने एग्जाम में। और 550 मुहरें लगभग 550 मुहरें जो मिट्टी और विविध प्रकार के रंग बिरंगे पत्थरों से बनी रंग बिरंगे पत्थरों से बनी हुई है। सिंध प्रदेश में खुदाई करने से प्राप्त हुई है और अधिकतर मुहरें गोलाकार है। दोस्तों ये बात जरूर लिखें कि जो सैंधव सभ्यता से जो मुहरें मिली हैं वो अधिकतर गोलाकार है। उन मुहरों में जो मुहरें मिली है उन पर किसी न किसी पशु का चित्र है, जैसे कि गैंडा है, बैल है, हाथी है, बारहसिंगा आदि का चित्रण मिला है। और विशेषकर जो मुहरों पर चित्रण मिला है वो सांड का चित्र मिला है। और ये चित्रण है यानी कि पशुओं का ये चित्रण अत्यंत ही सजीव और स्वाभाविक हमें प्रतीत होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं संगीत एवं नृत्य कला। संगीत और नृत्य कला के अंदर सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार से दक्ष थे। सैंधव और संगीत और नृत्य कला। हड़प्पा सभ्यता के लोग संगीत और नृत्य कला में भी रुचि रखते थे। विभिन्न वाद्य यंत्रों एवं नाचने गाने की कला में पूर्णतः अवगत थे। उनकी मुहरों पर वीणा और ढोल की चित्रण का नर्तकी की मूर्ति और अत्यंत सुंदर संगीत कला का परिचय देती हैं। देखिए यहाँ पर जो नाचती हुई एक नर्तकी का फोटो मिला है, नर्तकी का मूर्ति मिली है, उनके माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं कि वे संगीत कला और नृत्य कला में क्या थे, रुचिबंद थे। और ये आप जरूर लिखें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग संगीत और नृत्य में रुचि रखते थे। वाद्य यंत्रों, नाचने और गाने की कला में पूर्णतः अवगत थे। और मुहरों पर वीणा और ढोल का चित्रण, जो मुहरें प्राप्त हुई, मुहरें मोर्चा प्राप्त हुई, उन पर वीणा और ढोल के चित्रण मिलते हैं और संगीत और नृत्य में परिचित थे। फिर कातने और बुनने की कला में किस प्रकार से थे। देखिए सिंधु सभ्यता के निवासी सूत कातने और कपड़ा बुनने की कला में पूर्णतः परिचित थे। सूत को कातना, सूत कातने और यहाँ पर कपड़ा बुनने के अंदर यहाँ पर क्या थे, निपुण थे। फिर हड़प्पा कालीन विशेषता। अब दोस्तों देखिए हड़प्पा कालीन विशेषताएं कहो, सैंधव कालीन विशेषताएं कहो या फिर सिंध प्रदेश की विशेषताएं कहो, ये दोस्तों सेम बात रहती है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की कला उपयोगात्मक, यथार्थवादी और स्फूर्तिदायक थी। शक्तिपुंज सांड का चित्रण अत्यंत ही आकर्षक और सुंदर है। प्रकृति के चेतन रूप में इतना यथार्थ अनुकरण मानव ने शायद अन्य किसी युग में नहीं किया होगा। सेकंड है मिट्टी के बर्तनों पर अधिकतर चमकदार पोलिश रेखा चित्रों से अंकित कला इन्हीं विशेष दक्षताओं ने प्राप्त कर ली। बर्तनों पर रंग चढ़ाने और चमकदार हड़प्पा वासियों की विशेषताएं हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखें, हड़प्पा वासियों की मुख्य विशेषताएं कि बर्तनों पर रंग चढ़ाना और उनको चमकाना यानी कि पॉलिश करना, इस प्रकार की विशेषता हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता रही है। फिर दोस्तों बात करते हैं मूर्तियों के निर्माण में।
मूर्तियों के निर्माण में मूर्तियों के निर्माण और मुहरों के अंकन में उनकी कला प्रतिभा चातुर्य प्रकट होता है। दोस्तों, मूर्तियों का निर्माण करना और मुहरों के अंकन में इन सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रतिभा का चातुर्य, यानी कि वो कितने चतुर थे बनाने में, इस प्रकार से इनकी कला प्रस्तुत होती है। उन्होंने कला में प्राण फूंक दिए। दोस्तों, ये बात जरूर लिखिए कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने कला के अंदर प्राण फूंक दिए। वे ललित कला के प्रिय थे। वे सौंदर्यानुभूति उच्च कोटि की थी। दोस्तों, उनकी सौंदर्यानुभूति थी ना, वो उच्च कोटि की थी। मिस्र, सुमेर, बेबीलोन और असीरिया की तुलना में वे कला में बहुत ही आगे थे। अब दोस्तों देखिए, लास्ट पॉइंट आता है कि हड़प्पा प्रदेश के कलाकारों का दृष्टिकोण यथार्थवादी था। हड़प्पा प्रदेश के जो कलाकार है उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी था और वे अपनी कलाकृतियों के विषय में जनसाधारण में से पशु पक्षियों के जीवन को लेते थे। दोस्तों, वो कलाकृतियां करते थे न, तो उसमें अगर हम बात करें जनसाधारण विषय में से पशु पक्षियों के जीवन में से थे। पशु पक्षियों को क्या करते थे, अधिक से अधिक अपनी मुहरों पर, अपने जो भी बर्तन वगैरह बनाते थे उन पर पशु पक्षियों का चित्रण है वो ज्यादातर करते थे। अब देखिए, आज की इस वीडियोज में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता को कंप्लीट पढ़ा, सिंधु सभ्यता की कला पर निबंध लिखा। सिंधु सभ्यता की कला को एक बार पुनः हम रिवाइज करते थे। फटाफट देखिए, सिंधु कला के अंदर जो आप लेखन कला को पॉइंट याद रखना, फिर भवन निर्माण कला, फिर धातु कला, मूर्ति कला और उसके बाद में आप ध्यान रखना चित्रकला, मुहर निर्माण कला, संगीत और सूत काटने वाली कला, फिर हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं अभी हमने पढ़ी हड़प्पा सभ्यता की, ये ध्यान रखना। देखिए, आज की इस वीडियोज में सिंधु कला को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। वीडियोज कैसा लगा कमेंट दोस्तों जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइए आपकी क्लास कैसी रही, नाइस, सुपर, बेस्ट कैसी क्लास रही आज की वीडियो। तो हम लोग अगली वीडियोज के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास के बाद में जो अगली वीडियोज आएगी ना, उसमें हम वैदिक कालीन राजनीतिक दशा की विवेचना कीजिए। वैदिक कालीन राजनीतिक दशा किस प्रकार की थी, वैदिक काल में राजनीतिक दशा किस प्रकार की थी, तो वैदिक काल में कौन क्या था और उसका राजनीतिक संगठन किस प्रकार का था, उनको अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे व्याख्या सहित। तो वीडियोस को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियोज में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।